हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गढ़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सुबह सुबह हम लोग क्या पढ़ते हैं, फटाफट रिवीजन सीरीज का यहाँ पर सेशन हम लोगों का होता है। इसमें हम लोग जो है मिक्स्ड क्वेश्चन का सीरीज है, जो आपको जो है सो फटाफट रिवीजन सीरीज के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने आपके सामने टॉप 500 क्वेश्चन को लेकर आया हूं, उसको हम लोग जो है सो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस फटाफट रिवीजन सीरीज में आपके लिए मैं 500 क्वेश्चन टॉप 500 क्वेश्चन का मैंने इकट्ठा करके आपको सामने इसको पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और ये स्टार्ट करते हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से। यह जो सेशन आज का रहने वाला है बहुत ही मजेदार रहने वाला, बहुत ही जानदार सेशन आपके लिए रहने वाला। ये इस सेशन में आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, और उसको हम लोग जो है सो सॉल्व करेंगे हम सब मिलके। उसके बाद जो है सो एक जो है सो नया हम लोग कंसेप्ट से देखेंगे कि उस क्वेश्चन में और क्या क्या कंसेप्ट जो है सो लग रहा है, उस बात को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइए तो हम लोग जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं जो है सो अपने क्लास में, अपने सेशन को यहां से स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं नए प्रश्न से। तो आज का सवाल का सबसे पहले प्रश्न से हम लोग मिलते हैं। क्या है प्रश्न? ये रहे आपके स्क्रीन पे, ध्यान से इसको देखिएगा। ये जो प्रश्न है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये आपका प्रश्न क्या कह रहा है, और ये जो है सो किस किस टाइप के आपको जो है सो ये आपको कंसेप्ट बताएगा। आइए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ध्यान से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह क्या रहा है? विपरीत दिशाओं से चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकेंड और 1.5 मिनट में पार करती है। अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े उस व्यक्ति को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो कितनी लंबाई पार करेगी ट्रेन? अपनी लंबाई। तो जो पहली ट्रेन है वह उसको 54 सेकेंड में पार करती है, और दूसरी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है वह उसको 1.5 मिनट में पार करती है। हाँ, तो उसके बाद ये कह रहा है कि अगर वे एक दूसरे को 74 सेकेंड में पार करती है तो मुझे बताओ जब वो एक दूसरे को पार करेगी तो कितनी लंबाई पार करेगी? दोनों अपनी अपनी लंबाई, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई। तो सबसे पहले है कि पहली ट्रेन की जो लंबाई है वह कितने समय में, तो यहां पर आपको दिख रहा 54 सेकेंड में पार कर रही है। जो दूसरी ट्रेन है वो अपनी खुद की लंबाई को 1.5 मिनट यानी कि 90 सेकेंड में पार कर रही है। जब दोनों की लंबाई जुट जाती है तो उसको जो है सुबह 74 सेकेंड में पार करती है। यानी किसकी कितनी जो है सो लंबाई, तो वो जो है सो लंबाई किसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर, तो हमें जो है सो यहाँ पर, हाँ तो ये आपका समय है आपका। तो यहां पर जो, हाँ तो इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 16, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपका जो है सो क्या निकल के आएगा, यानी 74 में से ये आपका 20 बनेगा। तो यह जो आपका आएगा यह आपका क्या जो है सो निकल के आएगा, तो यह उसका स्पीड निकल के आएगा, स्पीड। तो ये रहा उसके स्पीड का रेशियो, ये उसका होगा क्या, तो उसके स्पीड का जो है सो रेशियो होगा। तो हमसे पूछा उनकी गति का अनुपात क्या है, तो आप इसको काटोगे 4 × 4 और इसको काटोगे 4 × 5 = 20, हमारा आंसर आ जाएगा 4:5 हमारे इस सवाल का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका सही उत्तर बनेगा। बात खत्म है। यहां पर यह कह रहा है कि ये जो आपका कोई एक ट्रेन है जो एक व्यक्ति को पार करने में 54 सेकेंड लेता है, तो इसका मतलब वह खुद की लंबाई पार करने में 54 सेकेंड ले रहा है। दूसरा ट्रेन जो है उसी व्यक्ति को पार करने में 90 सेकेंड का समय ले रहा है, तो दूसरी ट्रेन खुद की लंबाई पार करने में 90 सेकेंड का समय ले रहा है। जब अब दोनों ट्रेन एक दूसरे को 74 सेकेंड में पार करी, इसका मतलब है दोनों ट्रेन की लंबाई को
उसने 74 सेकेंड में पार किया। तो ये इंडिविजुअल दोनों को मिला के अब हमने इसमें लगाया एलिगेशन जो लगाने के बाद यहां जो निकल के आएगा वो आपका स्पीड का रेशियो निकल के आएगा। अरे बोलो आया ना कोई डाउट? बिल्कुल आपका कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आपका समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां पर कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को आप ध्यान से आप देखिए, बहुत आसान प्रश्न है ये, बहुत आसान प्रश्न। दूसरा आप देख लो क्या कर रहा है, जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है, कोई पूर्णांक आपका क्या है n है, अगर इसको 6 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आपका कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है, बात खत्म। कोई पूर्णांक हमारा n है, उसको अगर 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 5 प्राप्त होता है। अब कहा है कि यदि 9n को, यानी अब इसको उसने क्या किया, 9 गुना कर दिया, 9n को इसी भाजक से 6 से ही भाग दिया जाए तो अब रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हमें ये बताओ, अगर संख्या को मैंने 9 गुना किया तो मेरा रिमाइंडर भी 9 गुना हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, इस रिमाइंडर को 9 गुना करके, ये रिमाइंडर उसमें 5 प्राप्त हो रहा है, इसको 9 गुना करके 6 से भाग दीजिए, ये आपका होगा 45 को 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? रिमाइंडर आपका 3 प्राप्त होगा। कोई डाउट? और एक बात का याद जो है रखना कि ये भाजक, पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए। ये 6 दूसरे वाले 6 से पूरी तरह से कट रहा है, आपका आंसर निकल जाएगा, बात खत्म है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका सही उत्तर बनेगा। बताओ किसी को समस्या? बिल्कुल नहीं, आप लोगों को कोई दिक्कत होगा ही नहीं, इसमें कोई परेशानी होगा ही नहीं, इसमें इतने अच्छे अच्छे चीज इतने शॉर्ट अप्रोच में बताया जा रहा है। और ये आपका CHSL का क्वेश्चन है, CHSL के एग्जाम के आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसको हम लोग ध्यान से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आंसर देंगे। चलिए आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताइएगा, फटाफट इसका आंसर बताइएगा क्या बनेगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, कितना आंसर होगा जल्दी। किसी का आंसर आ रहा है? जल्दी आना, आपका आंसर आना स्टार्ट हो गया, बताइए बताइए जी। अच्छा ये बताओ, आप ही बता दो कितना आंसर होगा, बताओ कितना आंसर होगा इसका। नहीं पता है? नहीं पता है? कुछ नहीं आ रहा है आपको? अरे यार ये तो बेइज्जती वाली बात है, इनको भाई कुछ नहीं आ रहा है, इनको कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं इनसे आंसर पूछ रहा हूं, ये आंसर भी नहीं जो है सो बता रहे, कुछ तो पता होगा ना, कुछ नहीं पता है? अरे वाह क्या बात है, बताओ यार इनको कुछ नहीं पता है, आप लोगों को होगा पता, मुझे बताओ कितना आंसर बनेगा। अब यहां पर क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई BC की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज ABC बना लीजिए, बात खत्म है। इसका नाम रख दो A, नजर आ रहा है? बिल्कुल। इसका नाम रख दो B, इसका नाम रख दो C। अब यहां पर क्या कहा है? पहला कहा है कि यहां पर कहा है AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 5 गुने से 4 कम है। किसकी लंबाई के? AB के। अगर AB को मान लेता हूं x, तो x का 5 गुना 5x से कितना? 4 कम है, बात खत्म हो गया। अब उसके बाद कहा है, ध्यान से पढ़िएगा, भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 4 गुने से 4 कम है। भुजा BC की लंबाई किसके लंबाई से? AB की लंबाई से। AB का लंबाई x है, x के 4 गुने से 4 कम है। अब इसका पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर दे रखा है मेरे भाई 90 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखो, परिमाप पेरीमीटर है। इन सबको जोड़ोगे तो अरे ये 4 अधिक है ना, यहां पर क्या करा? 4 अधिक है, तो इन सबको जोड़ोगे तो -4 + 4 कट जाएगा, तो बच गया 5 1 6 4 10, यानी 10x बराबर आपका 90। तो यहां पर x का मान कितना निकल के आएगा? 9 सेंटीमीटर x का मान निकलेगा। हाँ, तो x का मान कितना जो है निकलेगा? तो अगर x का मान ये 9 सेंटीमीटर हो गया तो ये हो गया 9 × 5 = 45 में से 4 जाएगा 41 सेंटीमीटर, 9 × 36 में 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर।
अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो अब आप ध्यान से आप देखो 9, 40, 41, यानी 9, 40 और 41 ये बना रहा है ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट बना रहा है। तो अगर किसी त्रिभुज की साइड अगर ट्रिपलेट बनाए तो वह त्रिभुज राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल किसका हो जाएगा, तो ये 41 के सामने वाली, यानी ये कोण आपका 90 डिग्री का यहां पर बनेगा। तो राइट एंगल ये जो है सो हो गया। तो राइट एंगल का एरिया आपको आधार, हाँ तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2। इसका आपका बेस क्या लोगे आप, 40 लोगे ऊंचाई, यही आपका ऊंचाई बन जाएगा ये वाला, ये आपका जो है सो 9। तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 20 और ये 20 और इंटू 9 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। क्योंकि 9, 40, 41 बना रहा है ट्रिपलेट, तो इसका आधार ऊंचाई 9 और 40 आधार और ऊंचाई में से कोई एक होगा। आ रही है बात। चलिए 180 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका सही उत्तर बनेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इस प्रश्न की भावनाओं को समझिए। अगर इस प्रश्न की भावनाओं को समझ गए तब आप भावनाओं को समझिए, इसको फील कीजिए, इसकी भावनाओं को महसूस कीजिए, इसकी गहराई को महसूस कीजिए। गहराई मतलब समझ रहे हैं ना, गहराई मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल सब समझ रहे हैं, आप लोग समझदार हो भाई साहब। चलिए क्या कहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसकी भावनाओं को समझिएगा, तब आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखना क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेगा, कुछ नहीं है, प्रश्न कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, बस केवल आपको समझने की बात है। समझ गए, बात खत्म। भावनाओं को समझ गए, बात खत्म। थोड़ा सा समय दे दिए, बात खत्म। समय देना पड़ेगा। मैथ सीखने के लिए आपको समय, मैथ्स क्या कोई भी चीज अगर सीखना है ना, आपको कोई स्किल अगर आपको सीखनी है ना, उस स्किल पे आपको समय देना पड़ेगा। जब तक समय नहीं दोगे तब तक कोई चीज सीख नहीं पाओगे। बात आ रही। चलिए अब इसमें कह रहा है कि एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी थे। अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो रख रखाव खर्च 40 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, और जबकि प्रति व्यक्ति औसत रख रखाव खर्च 4 रुपया कम हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में मेरे मित्र 50 स्टूडेंट थे। इसका जो है सो औसत रख रखाव खर्च कितना था मुझे नहीं पता, औसत रख रखाव खर्च कितना था तो मुझे नहीं पता। हम मान लेते हैं औसत रख रखाव खर्च हमारा कितना है, 100 रुपया था, 100 रुपया औसत रख रखाव खर्च। ज्यों ही उसमें 10 छात्रों ने की संख्या की वृद्धि हुई, यानी 50 से हो गए 60 छात्र, और इसका प्रतिदिन का खर्च जो है सो 40 रुपया आपका क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि प्रति व्यक्ति जो रख रखाव औसत खर्च में 4 की कमी हो गई। तो पहले प्रति व्यक्ति औसत रख रखाव खर्च था x, अब हो गया x माइनस 4। खत्म। तो सबसे पहले ये बताओ प्रारंभ में कुल टोटल खर्च कितना था, तो आप कहोगे 50x, क्योंकि 50 स्टूडेंट थे, प्रति व्यक्ति औसत खर्च जो है x था, तो टोटल खर्च कितना। और प्रतिदिन यानी यहाँ 40 रुपया खर्च बढ़ रहा है, तो अब क्या हो गया, टोटल 60 का औसत खर्च ये, तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे 60 इंटू x माइनस 4। बोलो डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म है। ये हो गया 60x, इधर आपका आएगा तो माइनस 10x बनेगा। ये हो गया आपका कितना, माइनस 240, और ये 40 उधर जाएगा तो माइनस 280 बनेगा। x का मान आपका आ गया कितना, 28। x का मान आपका कितना आ गया, 28। तो यानी पहले उसका औसत रख रखाव खर्च 28 रुपया था, बाद में हो गया 24 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है, छात्रावास का प्रतिदिन मूल रख रखाव खर्च कितना था, तो आपका मूल यही है ना,
तो यानी कितना था मूल रख रखाव खर्च आपका टोटल, तो यानी 50 स्टूडेंट था, औसत खर्च था ₹X, तो टोटल खर्च यानी मूल रख रखाव खर्च यानी टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो आपको होगा सर 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, 50 इंटू एक्स का मान 28 और ये उत्तर आपका कितना 1400 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 1400 रुपया आ जाएगा। और ये ऑप्शन किस में आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि आपको 1400 दिख रहा है। बताओ कोई समस्या बना यहां तक, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई समस्या होगा ही नहीं भाई, हम सब है ना साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से हम लोग देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, बात खत्म। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, मुझे बताइए क्या आंसर बनेगा, बताइएगा। तो उसने ये कहा है कि विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपए में खरीदा। फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ध्यान से आप जो है सो देखिए, फ्रिज और फिर क्या वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन दोनों एक साथ उसने कितना में खरीदा, 38,000 में खरीदा दोनों। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के 38,200 रुपया है। तो अगर मैं कह दूं, अगर इसका कॉस्ट प्राइस मान लू x और इसका कॉस्ट प्राइस मान लू y, तो x प्लस y का मान कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर 38,200। अब इसको जो है सो 15% के किस पे, 15% के उसने कह रहा है कि फ्रिज को 15% के लाभ पर, अगर इसको 15% के लाभ पर अगर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, x का 115%। बोलो हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सर। अब इसको उसने क्या किया, यानी वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर, अगर 24% की हानि पर अगर बेच रहा है तो कितना में बेचेगा, y का 76% पे बेचेगा। और जब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है मेरे भाई, बराबर है, तो जब बराबर है तो कॉस्ट प्राइस मैंने क्या क्या माना था, x और y। तो मुझे बताओ x और y का अनुपात क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे सर x हो जाएगा 76 और आपका y हो जाएगा 115। बोलो किसी को डाउट, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। ये x और y क्या दोनों का सीपी था, और ये दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 5 11 और ये 11 18 1 19 यानी 191 यूनिट बन जाएगा दोनों को जोड़ने। यह 191 यूनिट क्या है, यह दोनों के कॉस्ट प्राइस है जो किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर 38,200 के बराबर है। एक यूनिट का मान कितना है, एक यूनिट का मान आपका 200, एक यूनिट का मान आपका 200 रुपया है। तो आपसे पूछा क्या है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या, तो वॉशिंग मशीन का 115 आपका यूनिट इंटू 200 करोगे तो उसका रियल वैल्यू निकल के आ जाए, कितना बनेगा आपका 23,000 रुपया वॉशिंग मशीन का मिलेगा क्रय मूल्य। बताओ समझ गए, कोई दिक्कत, मैंने क्या बोला, अर्थमेटिक कुछ नहीं है आपका, केवल और केवल इसमें लाइन खींचनी पड़ती है, केवल इसमें लाइन खींचनी पड़ती है अर्थमेटिक में, और कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें क्या कहा है कि हमारे पास, इसमें कहा है कि फ्रिज और वॉशिंग मशीन दोनों को 38,200 रुपया में खरीद के लाया, लेकिन ये कितना में खरीदा और ये कितना में खरीदा मुझे नहीं पता, ये कितना में खरीदा और ये कितना में खरीदा मुझे नहीं पता। तो हमने मान लिया x रुपया y रुपया, अरे माना कि x यानी x कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका मैंने सेलिंग प्राइस निकाला, तो 15% लाभ पर 115% और ये 15, हाँ तो और यह जो है सो कितना, यह आपका 24% हानि पर यानी 76%। तो y का
दोनों बराबर है तो मैंने बराबर कर दिया, तो x अनुपात y निकाला तो ये निकाल। अगर आपको कहीं भी अगर ये दे दे सेलिंग प्राइस अगर सेम हो तो एक को उसने 15% लाभ पर, दूसरे को 24% के लॉस पे। अगर सेलिंग प्राइस सेम हो तो सीपी का रेशियो क्या बनेगा, तो ये 24% आपका क्या है, लॉस है, तो ये उधर आएगा, तो 24% लॉस पर तो वह 76 यूनिट में बेचेगा, और 15% लाभ का मतलब है 115 यूनिट में बेचेगा। तो आपको इतना ये ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सीपी का रेशियो डायरेक्ट ये मिल गया, मुझे सीपी का रेशियो यहाँ पे डायरेक्ट ये मिल गया। यहां पर देख रहे हो, अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम हो तब आप ऐसा काम कर सकते हो, डायरेक्ट आप जो है सो निकाल सकते हो, इसमें आपको ज्यादा तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ये इसका सीपी का रेशियो निकाल सकते हो। कब, जब सेलिंग प्राइस सेम होगा। दो चीज यहां पर होगा, एक सेलिंग प्राइस सेम होगा और एक जो है सो ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, दो कंसेप्ट होगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम हो तो इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे इधर लिखेंगे, इसका जो है सेलिंग प्राइस लिखेंगे इधर। अगर आपका ना तो लाभ ना तो हानि है तो इसको उठा के सीधे ऐसे लिखेंगे, इसको उठा के सीधे ऐसे लिख देंगे, बात खत्म है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा और सिंपल सा भी है, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व करके इसका आंसर बता दोगे, जल्दी बता दोगे, यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी मुझे बताइए इसका आंसर कितना रहने वाला, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी, कितना जल्दी आप लोग इसका आंसर देते हो, जल्दी बताओ। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं M/H/M1D1H1 बट्टा W1 बराबर होता है M2D2H2 बट्टा W2, ये बराबर होता है, हो गया। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो यहां टोटल वर्क हो जाएगा मैन इंटू टाइम, अगर आदमी की संख्या है, समय है, तो टोटल वर्क मैन इंटू टाइम। अब यहां पर हम देखते हैं, एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्तियों वह काम 60 दिन में पूरा कर सकता है। कितने व्यक्ति, n व्यक्ति उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये निकल के आ गया क्या, टोटल वर्क निकल के आ गया, यह आपका टोटल वर्क निकल के आ गया n × 60। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर 12 व्यक्ति अतिरिक्त, यानी यहां पर कह रहा है कि 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए गए हो, पहले कितने व्यक्ति लिया गया, उसने 60 व्यक्ति लिया, अगर वह 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिया गया हो यानी n+12, यानी अब जो है व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, तो n+12 हो गया। तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम समय लगा, पहले होता था 60 दिन में काम पूरा, अब 12 दिन कम यानी कि 48 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों बराबर हो गया। अब यहां से ये कटेगा तो 12 चौक 48 और ये 12 25 60, तो यहां से बन गया आपका 5n और यहां से बन गया 4n और ये +48, तो यहां से यहां आपका इसमें से घटाओगे n का मान 48, तो यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी हुई, तो यानी शुरुआत में वहां कितने लोग थे, तो शुरुआत में वहां 48 लोग थे, और ऑप्शन जो है नंबर कौन सा, बी आपका सही उत्तर बन। बात खत्म, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। देख रहे हो कितने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग ध्यान से इसको पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, क्या आंसर निकलेगा। जल्दी आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनने वाला। कहा क्या है, पहले ध्यान से पढ़ते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या को 3 गुना, सबसे पहले ध्यान से आप जो है सुनिए, रेडियस, रेडियस यानी पहले वाला रेडियस ओल्ड और फिर यहां पर न्यू रेस आप करेंगे, तो पहले यानी रेडियस को क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, है ना।
यहां पर यह कहा है कि त्रिज्या को 3 गुना और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, यानी किसकी बात हो, ये हाइट, हाइट को क्या कर दिया गया, अगर 2 है तो इसको 1 कर दिया गया, आधा हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि नए आयतन और पुराने आयतन का अनुपात बताओ। तो आपको पता है बेलन का कितना होता आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, किसकी, वॉल्यूम यानी इसके आयतन की बात करूं, तो आयतन यहां भी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यहां पाई से पाई आपका दोनों में कट गया तो बच क्या गया, आर स्क्वायर एच, और यहां भी आपका आर स्क्वायर एच, लेकिन दोनों का रेडियस अलग, हाइट अलग, रेडियस अलग, हाइट अलग। तो आप जो है सो निकालोगे आर स्क्वायर एच, तो यानी जो है सो आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ऊंचाई आपका 2, ये आपका अनुपात। और उसके बाद ये भी आपका जो है सो आयतन बनेगा आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा 2 अनुपात ये आपका 9। तो आपसे पूछा क्या है, न्यू का ओल्ड से यानी न्यू का पुराने से, तो ये वॉल्यूम आपका हो जाएगा, न्यू वाला कितना निकला 9 और पुराना वाला कितना आपका आया 2, यानी 9:2 आपके इस सवाल का आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही उत्तर। बताओ कोई समस्या बना इस सवाल को करने में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है इसको हम लोग देखते हैं। आइए इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसकी भावनाओं को समझिए, उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब क्या कह रहा है, पहले यहां पर इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप लोग पढ़िए, समझिए, इसकी गहराई को समझिए, इसके पैटर्न को समझिए। अगर ये चीज आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको बताइए भाई कितने अच्छे से यहाँ पर कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। बात आ रही है, चलिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कर रहा है, इसका आंसर बताइए कितना होगा, बताओ इसका आंसर होगा क्या, अरे बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। आप ही मुझे बताओ इसका आंसर क्या क्या होगा, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा, पता नहीं चल रहा। अरे यार अच्छा इन्होंने आंसर कितना, आंसर डी, अरे वाह क्या बात है, यानी मेरे सामने बैठे हुए एक व्यक्ति ने आंसर दे दिया। कौन सा आंसर, डी आंसर दिया। हम देखते हैं डी आंसर आता है कि नहीं आता है, जल्दी आप लोग भी सॉल्व करके बताइए। देखिए आप लोगों से पहले इन्होंने आंसर दे दिया डी, आप लोग भी मुझे बताओ डी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताइएगा। अब सही उत्तर क्या है जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। चलिए यहां पर क्या कहा, पवन महेश को 2400 रुपए 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपए 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर समान दर पर कर्ज देता। बात खत्म है। पवन 2400 रुपया एक व्यक्ति को दिया 3 साल के लिए, किस रेट से, तो R% की रेट से। दूसरे को उसने जो है 3600 रुपया जो है सो दिया 5 साल के लिए, किस रेट से, तो यहां भी R% के रेट से। तो इन दोनों से जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, तो 1200 रुपया प्राप्त हुआ। तो यहां से साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, आप कहोगे सर ये 2400 इंटू 3 गुने R बट्टा 100 इतना प्राप्त होगा। यहां से कितना होगा, तो ये 3600 गुने 5 और इंटू R बट्टा 100 यहां से प्राप्त होगा। दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर बनेगा। हो गया, आपको पता है ऐसा इक्वल टू PRT बट्टा 100। बात खत्म। 00 से 00 ये कटा, 00 से 00 ये कटा, तो यहां से आपका बन गया 24 या 72 R और यहां से 36 इंटू 5 180 R इज इक्वल टू कितना बना 1200। अब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आपका बन जाएगा, 2 एकम 2, ये आपका 1825 यानी 252 R इज इक्वल टू 1200 हो गया। यहां से अगर
आर की मान अगर मैं बोलूं ये बनेगा आपका 1200 बट्टा 252। ये किससे कटेगा? आप कहोगे 5 4 9 3 से कट रहा है, यानी 3 8 24, 3 चौक 12 और ये 3 से आपका 400। अब ये 4 से कटेगा 100 और ये 4 से कटेगा 21, तो हमारे पास कितना आ गया? 100 में 21 से आप भाग दीजिए, 21 चौक 84। तो मुझे बताओ 4 दशमलव, सब 4 दशमलव कौन होगा? बी या डी होगा। तो आइए 21 चौक 84 और ये 6 16 160, यानी आपका लगभग 8 आ रहा, लगभग 4.8। तो यहां पर हम कह सकते हैं 4.8, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पर दिख रहा है 4.76% आपका यहां पर लगभग हमने जो है सो निकाला, ये है ना। हाँ तो कितना से? हाँ 21 से, तो हमने लगभग जो है सो जो है निकाला, ये 4 8 आया। तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 4.76, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं क्वेश्चन में, मजा आ गया थी। इन्होंने जो आंसर बताया था बिल्कुल सही बताया था, आप लोगों ने भी कमेंट में आंसर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। 9 नंबर में क्या कहा है पहले ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज एबीसी में पहले आप 9 नंबर जो है सो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल बीएसी बराबर 90 डिग्री। बीएसी तो हम यहां पर एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये यहाँ पर राइट एंगल ही जैसे है ना, यहाँ पर एंगल ए आपका ये एंगल जो है सो 90 डिग्री दे रखा है। ये एंगल आप कितना? 90 डिग्री। इसको मैंने मान लिया बी और इसको मान लिया मैंने सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी ए सी कितना है? 90 डिग्री है। बात खत्म है। अब उसके बाद कहा है कि ए डी बीसी के लंबवत है। तो मुझे बताओ ये बीसी पर जो एडी जाएगा, ये जो जाएगा ये क्या है? लंबवत है। तो हमने शायद पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि जब अगर किसी राइट एंगल से अगर हाइपोटेनस पर लंब खींच दिया जाए तो 5 रिजल्ट निकल के आते हैं, कम से कम 5 रिजल्ट आपको निकल के आते हैं। वो पांचों रिजल्ट आपको याद होना चाहिए इस पैटर्न पे। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। देखो CHSL के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यानी पहला रिजल्ट आपका होगा क्या? किस कंडीशन में पहला रिजल्ट की मैं आपसे बात करूं तो यानी कंडीशन अगर किसी राइट एंगल से यानी कोई समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण से अगर कर्ण पे लंब डाला जाए तब हमारा 5 रिजल्ट निकल के आते हैं। वो 5 रिजल्ट क्या होगा? सबसे पहला रिजल्ट एडी, सबसे पहला रिजल्ट ये एडी बराबर क्या बनेगा? AB गुने AC। ध्यान से आप देखिएगा, AB गुने AC और बट्टा ये हाइपोटेनस BC बनेगा। दूसरा रिजल्ट आपका निकल के क्या आएगा? तो ये जो आपने लंब डाला इसका स्क्वायर यानी एडी का स्क्वायर ये निकल के आएगा। तो लंब पर आपको इसने कितना 2 भाग बांट दिया, एक जो है सो BD और ये EC, ये बनेगा BD इंटू DC के मल्टीप्लाई हो रहा। उसके बाद तीसरा रिजल्ट की मैं बात करूं, मुझे निकलेगा एडी की लंबाई। तो एडी के नजदीक त्रिभुज की कौन सा साइड है? तो आपका AB है। तो यहां से हम लिखेंगे एडी इज इक्वल टू, अरे सॉरी ये जो है सो आपका BD इज इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा? तो ये बनेगा AB का स्क्वायर और ये बट्टा में हाइपोटेनस BC। अब उसके बाद चौथा आपका रिजल्ट आएगा ये DC, ये तो ये आपका DC का मान कितना आ जाएगा? तो इसके नजदीक कौन सा साइड? त्रिभुज का AC, ये बनेगा AC का स्क्वायर और ये बट्टा में हाइपोटेनस आपका BC। उसके बाद पांचवा रिजल्ट आपका होता क्या है? तो पांचवा रिजल्ट होता 1/AD का स्क्वायर और ये लंब जो डाला उसका स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कहां से गया है? तो यानी इस कौन से, तो इस कौन से साइड है? AB और AC है, यानी 1/AB का स्क्वायर
और ये प्लस 1/AC का स्क्वायर। तो ये 5 रिजल्ट आपके होते हैं कब? जब अगर कोई राइट एंगल में, अगर किसी राइट एंगल में अगर कोई राइट एंगल से हाइपोटेनस पर लंब अगर डाला जाए तो यहां पर ये 5 रिजल्ट होते हैं। हाँ, तो ये 5 रिजल्ट आपको हमेशा याद रखने होंगे मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अब आपसे पूछा क्या है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, AD बराबर कितना दे रखा है, AD इज इक्वल टू 8.4, AD इज इक्वल टू 8.4 दे रखा है, बात खत्म। BD इज इक्वल टू 4.8 दे रखा है, बात खत्म है। अब आपसे पूछा क्या है कि यहां से पूछा है BC की लंबाई क्या हो, BC की लंबाई क्या होगा, तो यानी BC की लंबाई के लिए तो पता है, ये मुझे मतलब चाहिए। तो हमें ये बताओ DC की लंबाई मुझे चाहिए, तो DC की लंबाई हम कहां DC है, तो यहां पर है DC। तो यहां पर DC इक्वल टू होता है AC स्क्वायर बटा BC। तो ना AC का मान पता है ना BC का मान पता है, और कहीं पर है DC, आपको सर बिल्कुल यहां पर है DC। तो ये हमने देखा, BD का मान पता है, AD का मान पता है। यहां पर बताओ DC इक्वल टू कितना हो जाएगा, DC इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां से आप जो है सो लिखोगे AD का स्क्वायर, दूसरा रिजल्ट AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, BD गुने DC, बात खत्म। हाँ, तो AD का मान कितना, 8.4, 8.4 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दो 8.4, और हाँ, तो और इज इक्वल टू BD का मान कितना है, तो 4.8 इंटू DC। अब हम यहां से DC का मान निकालेंगे, दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो ये बनेगा 12 चौक 48 और ये 12 सत्ते 84। अब ये 4 से कटेगा तो ये बनेगा 2.1। यहां पर DC का मान जो है निकल के आएगा 7 इकाई 7 और 7 दूना 14.7 सेंटीमीटर DC का मान। अब आपसे पूछा है BC का मान, तो BC बराबर BD प्लस DC। BD का मान कितना है, तो 4.8 है, और ये प्लस में आपका कितना होगा, ये 14.7 होगा। दोनों को जोड़ोगे 8 7 15 18 यानी 19.5 सेंटीमीटर आपके सवाल का आंसर। तो आपका सॉल्यूशन तो इतना ही में है, आपका सॉल्यूशन तो इतना ही में है, लेकिन ये 5 रिजल्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं। इसको किसी भी हाल में आपको याद कर लेना है, आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए, हमेशा ये चीज याद रखना चाहिए हमेशा। अगर किसी राइट एंगल में, राइट एंगल से अगर हाइपोटेनस पर लंब खींचा जाए तो ये 5 रिजल्ट होते हैं। बताओ किसी को डाउट? कोई नहीं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए। 10 नंबर प्रश्न आप लोग जल्दी फटाफट सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कि आंसर क्या बनेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा 10 नंबर का। प्रश्न को पहले पढ़िए, फिर उसकी गहराई को समझिए, उसकी भावना को समझिए, तब आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या कहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद इस वस्तु को 372 रुपया में बेचा जाता। सबसे पहले हमारे पास 2 छूट है, एक 25% का है और दूसरा आपका 38% का। अगर ये 2 क्रमागत छूट दे रहा, सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर आपका सक्सेसिव डिस्काउंट X और दूसरा Y है हो तो इक्विवेलेंट आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा, X प्लस Y माइनस XY बटा 100। ये परसेंट आपका होता, ये होता है किसका, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य छूट। तो सबसे पहले ये हो क्या जाएगा, 25 प्लस आपका 38 और ये माइनस 25 गुने 38 बट्टा में आपका कितना 100 और ये आपका परसेंट।
तो ये 25 और 38 8 5 13 यानी 63 माइनस 25 से काटेंगे 4, ये हो जाएगा 38 में 4 से भाग दोगे तो 9.5 आपका बनेगा। तो ये कितना हो गया, तो यानी 63 में घटाएंगे 10 तो यानी 53.5% का छूट दिया जाएगा। तो ये 2 लगातार छूट उसने दिया तो इक्विवेलेंट छूट आ गया 53.5 का छूट दिया जा रहा। तो अगर 53.5 का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, तो इसको आपको बेचेगा कितना में, तो 46.5% पे उसको सेल करेगा। बोलो हाँ या ना। अगर 53.5 का छूट दिया तो बेचिए कितने में, तो यानी 100 में से इसको माइनस करेंगे 46.5 जो कितने के बराबर है, 372 रुपए के बराबर। आपसे पूछा है कि कुल छूट ज्ञात करे, तो टोटल छूट इतने का है तो हमें ज्ञात करना है कि तो किसका 53.5%। तो अगर इस टाइप से यहां पर अगर वाट, तो वाट इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भाग दो, ये आपका हो जाएगा तो 1% का मान 372 बट्टा ये 46.5 और इतना परसेंट का मान इनटू में 53 बात खत्म। दशमलव से दशमलव हट गया, 5 से ये भी कटेगा, 5 दहा यानी 107 बनेगा, और ये 5 से ये भी कटेगा, 5 नमा 45 और 5 सत्ते 35 और 5 15 यानी 93 और ये 93 से कटेगा ये 4, तो हमारा आ गया कितना 4 इंटू 107 यानी 428 आपका 428 रुपया का टोटल उसने छूट दिया। यानी कितना ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। बताओ कितने अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया इसे, बताओ हाँ या ना, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और 11 को ध्यान से आप मुझे पढ़ के बताइए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या कहा कि समद्वि बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है। समद्वि बाहु और कह रहा है कि बराबर लंबाई वाली भुजा में से एक भुजा और आधार का अनुपात है 3:4। ये हमारा कोई त्रिभुज है ना, इसमें हमने क्या किया, ये साइड इसके बराबर ले लिया और इसका पेरीमीटर दे रखा है आपका 20। अब यहां पर यह कहा है कि बराबर भुजाओं में से एक और आधार का अनुपात, तो यानी बराबर भुजा में से एक ले लो आप, ये ए बी और ये आधार आपका ये, इसका अनुपात 3:4 है। तो अगर ये 3x होगा, ये आपका 4x होगा। अब ये दोनों बराबर है तो ये भी आपका निकल के कितना आएगा, तो ये भी आपका जो है सो निकल के आएगा 3x। बोलो हाँ या ना। अब इसका पेरीमीटर यानी मतलब तीनों भुजाओं का योगफल 20 है, तो तीनों को जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा, 10x बनेगा। 10x इज इक्वल टू 20 के बराबर, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 सेंटीमीटर का ये होगा, ये भी आपका 3 दूना 6 सेंटीमीटर का होगा, और ये 4 दूना 8 सेंटीमीटर का होगा। बात खत्म है। अब आप इसकी ऊंचाई पूछा है, अब आप मुझे बताओ, तो या तो इसकी ऊंचाई तो आप 6 8 से इसका एरिया निकालो, फिर आप जो है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाओ। दूसरा सबसे अच्छा अप्रोच, अगर मैं समद्वि बाहु त्रिभुज पर अगर मैं लंब डालू ना, लंब, यदि समद्वि बाहु त्रिभुज के यानी बराबर भुजाओं के कोण से अगर आधार पर लंब डालता हूं ना, तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। मेरा काम था कि यहां से इस पे लंब डाला, तो जो ही लंब डाला और ये दोनों साइड बराबर होने के कारण ये दोनों साइड ये इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो हमसे पूछा अगर ये पूरा 8 है तो ये 4 4 आधा आधा बट जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल बट जाएगा।
अब ये लिख दिया एडी, तो यहां से ये जो हाइट है, ये जो हाइट आपका निकल के क्या आएगा, ये राइट एंगल बना रहा, राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनस, ये आधार, ये लंब का मान पूछ रहा, ये हाइट इक्वल टू आपका होगा √6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 36 में से 16 जाएगा 20, और 20 को लिखोगे 4 गुने 5 मतलब 2√5 सेंटीमीटर आपके इस सवाल का आंसर बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी आपका 2√5 आपको दिख रहा है। तो बताओ ये इस बात समझ में आई, इस बात को समझ गए, इसकी भावनाओं को समझे आप लोग, बोलो हाँ या ना। इसमें आपको होता क्या है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब अगर मैं इस शीर्ष से लंब डालूं तो वह लंब करता क्या, जब ये दोनों साइड बराबर हो और ये आपका बराबर वाले शीर्ष से अगर इस पर आधार पर लंब डालेंगे तो यह लंब सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है समद्विबाहु की। अगर इसको 2 बराबर भागों में बांटा, ये हो गया राइट एंगल, ये 4, ये 6, ये हाइपोटेनस और ये आधार, तो लंब निकाल दिए आपका। इससे किससे, पाइथागोरस से हमने लंब निकाल दिया। तो बताओ बात समझ में आई, यहां तक इस बात को समझ पाए, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा, अच्छे तरीके से आप लोगों ने महसूस किया होगा इस बात को, है ना। आप लोगों को कोई समस्या यहां तक नहीं हुई होगी, कोई डाउट अगर वो जैसे होगा तो उसके लिए हम हैं। अगर कोई आपको परेशानी हो रही है तो कमेंट में कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को दिक्कत क्या क्या हो रही है, कहां पर आप लोगों की परेशानी हो रही है, उस परेशानी को मुझे बताइए, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब लोग मिलके आपस में मिलके उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। आइए, तो यहां तक ये सेशन आप लोगों को मतलब अच्छा लगा होगा। हमारी ये पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये सेशन आपके लिए रिवीजन के लिए रखा गया। प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठो, आप पहले इसको जो है रिवीजन कर लो, उसके बाद और काम कर लेना, बात खत्म है। हर रोज सुबह 7 बजे अपलोड होती है, हर रोज सुबह 7 बजे फटाफट रिवीजन सीरीज आपके सामने आती है, हर रोज सुबह 7 बजे आती है। तो आप लोग हमारी बात को समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से बात को, गहराई को, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा लोगों को जोड़ोगे आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा भाई, सबको सीखने का मौका मिलेगा। बात आ रही है समझ में। चलिए हम लोग जो है सो, हाँ अभी तक यहां तक अगर आप लोगों ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपकी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नोटिफिकेशन कैसे जाएगा मेरे भाई। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी दबाना पड़ता है। चलिए हम लोग एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ फिर मिलते हैं आज शाम वाली क्लास में, संघर्ष बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।